अभी हमने जानना है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। तो ब्रोंकाइटिस है क्या? व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? तो जो ब्रोंकाइटिस है ये क्या है? ये इन्फ्लेमेशन है। ये इन्फ्लेमेशन कहाँ का है? जो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती है ना, जैसे ये ट्यूब है, तो ये क्या है? ये हेल्दी ट्यूब है, आप क्लियरली इसे देख पा रहे हो। अभी इसमें ऐसा कोई फ्लावर शेप नहीं बना हुआ है, लेकिन ये क्या है? ये इन्फ्लेम्ड ट्यूब है। इसमें फ्लावर शेप बन गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है टिश्यू जो है इसके अंदर के, जो कॉलमन टिश्यू है, जो स्तंभाकार जो टिश्यू इसके अंदर में है, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर्स, जितने भी इसके अंदर में सेल्स और टिश्यूज हैं, उनमें क्या है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में स्वेलिंग आ चुकी है। तो स्वेलिंग की वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा इन्फ्लेम्ड हो चुका है और इसी वजह से इसमें नैरोनेस आ चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा स्पेस है एयर के लिए। तो जब इन्फ्लेम्ड हो चुका है, इसकी पूरी लाइन जो है, इसकी जो इसके वॉल की जो लाइनिंग है ब्रोंकियल रीजन की, ब्रोंकियल ट्यूब की, ये लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन ही क्या है? ब्रोंकाइटिस। आपको ये चीज समझ लेनी है कि जब किसी भी बीमारी के बाद में आइटिस जुड़ा होता है, आइटिस जब जुड़ा होता है, तो वहां पर तीन चीज नेचुरली फाउंडेड होती हैं। क्या क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है और स्वेलिंग होती है। ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है और स्वेलिंग होती है। तो ये तीन चीजें वहां पे रहती हैं। जैसे ऑर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है। तो इसीलिए इसमें क्या है, जो ये ट्यूब है, ब्रोंकियल जो ट्यूब है, इसमें जब इसकी जो लाइनिंग्स जो हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वही इन्फ्लेमेशन क्या है, वो रिजल्ट आता है एक्सेसिव सीक्रेशन के में। इसी वजह से क्या होता है, म्यूकस जो है एक्सेस वे में सीक्रेट होता है ट्यूब्स के अंदर में। ठीक, तो इसी वजह से टिश्यू जो है पूरे स्वेल हो चुके हैं, सूज चुके हैं, पूरी उनमें सूजन आ चुकी है। तो फिर क्या हुआ, वहां पे एक बीमारी आई, उस बीमारी का नाम पड़ा ब्रोंकाइटिस, उसकी स्थिति के आधार पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रोंकाई नाम की जो है अंग है, एयरवेज है, ट्यूब है वहां पे। तो उसके आधार, उसी के नाम पे इसकी बीमारी का नाम पड़ा ब्रोंकाइटिस। ठीक है। ओके। तो इसमें फिर ये क्या है, ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस जैसे मोस्ट ऑफ द तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट इसमें क्या है, जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, इट इज कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इज यूजुअली अ शॉर्ट टर्म इलनेस। देखिए, जो एक्यूट जो है, जो तीव्र नहीं है, जो क्रोनिक नहीं है, जो शुरू शुरू का जो ब्रोंकाइटिस है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स की जो सूजन है, वो क्या है, वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, बैक्टीरियल, वायरल या फिर बैक्टीरियल, या तो कीटाणु या फिर जीवा विषाणु की वजह से हो सकती है। और वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म इलनेस है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म इलनेस नहीं है। फिर इस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है, वो रिजल्ट किसका है? वो इरिटेशन जो होती है ना लाइनिंग्स में, ब्रोंकाई ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स की जो लाइनिंग्स में, जो उनकी लाइनिंग्स हैं, जिनमें टिश्यूज हैं, जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था कि जो ट्यूब कैसे पूरी स्वेल हो चुकी है, तो जो इरिटेशन उनकी लाइनिंग में क्रिएट हुई है, वो लॉन्ग टर्म की वो रिजल्ट है। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उसमें क्या है, उसमें डस्ट जा चुका है, उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की ट्यूब में पूरी में डस्ट है, फ्यूम्स है, जितने भी एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होते हैं, वो सारे क्या हैं उसमें, वहां पे विद्यमान हो चुके हैं, जिस वजह से क्या है, वो काफी नैरो हो चुकी है, फ्लावर शेप में क्या था, पूरी तरीके से वो इन्फ्लेम्ड हो चुकी है। फिर इसमें क्या है, ये तंबाकू के सेवन की वजह से भी होती है। जैसे जो लोग तंबाकू का ज्यादा सेवन करते हैं, तो उनके जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल काले पड़े होते हैं। अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों के साथ भी यही होता है। तो ये सभी क्या है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसमें इट कॉजेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टिकी म्यूकस। इसमें जो म्यूकस जो होता है ना, वो काफी स्टिकी होता है। ठीक है, काफी चिपचिपा होता है और वो एयरवेज में बनने लगता है। ठीक, जो म्यूकस है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, वो एयरवेज में उसका बिल्डअप होने लगता है, निर्माण होने लगता है, और वो काफी चिपचिपा होता है म्यूकस। फिर और वो क्या होता है, वो एयर फ्लो के साथ में जो है, वो लंग्स से बाहर नहीं आ पाता है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसका जो रेस्ट्रिक्टिंग अमाउंट होता है, कुछ अमाउंट जो है लंग्स में ही रह जाता है, ब्रोंकाइल रीजन, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल रीजन में ही वो रह जाता है। इसी वजह से क्या है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक्यूट से क्रोनिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसी का रिजल्ट होता है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज क्रिएट होने लगती हैं। अब यहाँ पे आप
दोनों के सिम्टम देख सकते हैं कि एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों के सिम्टम्स में क्या डिफरेंस है। तो जो क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है उसमें क्या होता है, कफ होती है दैट लास्ट फॉर मेनी वीक्स और इवन मंथ्स। इसमें क्या है, जो खांसी हुई वो कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ महीनों तक भी टिक सकती है। लेकिन एक्यूट में क्या होता है, वो कुछ दिनों की या फिर कुछ हफ्तों की होती है केवल खांसी जो होती है। फिर क्रोनिक में जो होता है इसमें प्रोडक्टिव कफ होता है। ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है क्लियर म्यूकस के वे में जो कि वाइट होता है। लेकिन एक्यूट में जो होता है शुरू में ये येलोइस या फिर ग्रीन होता है, जो म्यूकस क्रिएट होता है कफ के दौरान में। जब खांसी उठती है, जब उसमें कफ आता है, तो उसमें जो श्लेष्मा जो आता है उसमें एक्यूट में आता है वो येलो या फिर ग्रीन कलर का, और जब क्रोनिक हो जाता है तो उसमें व्हाइटिश होने लगता है। इसमें क्रोनिक में जो है वो बीजिंग होता है और एक्यूट में फीवर होता है केवल। ठीक है, फिर इसमें प्रेशर होने लगता है, टाइटनेस होने लगता है चेस्ट में, और एक्यूट में केवल चिल्स होता है। चिल्स की मतलब सरसराहट जैसा होता है केवल एयरवेज में, ब्रोंकाई रीजन में। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इसमें प्रेशर फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है और लंग्स में भी ऑलरेडी एक्सेस म्यूकस जो है वो स्टोर्ड हो चुका है विद पॉल्यूटेंट डस्ट। डस्ट वगैरह जो होते हैं, पॉल्यूटेंट जितने भी हैं, टॉक्सिन्स के साथ में वो वहां पे स्टोर हो चुका है। इसीलिए क्या है, टाइटनेस इन द चेस्ट जो है इंक्रीज हो जाती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। और इसमें काफी थकान भी होती है, फैटीग भी फील होती है। ठीक है, तो ये थे दोनों के सिम्टम्स। अब ब्रोंकाइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, कुछ और सिम्टम्स होते हैं। जैसे साइंटिफिकली क्या सिम्टम्स है वो तो हमें यूजुअली देखने को मिलते ही हैं, बट इनकी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह जो होती हैं, जो एयरवेज होते हैं, वो पूरी तरीके से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन है ना, उसमें पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से ही जो है लंग्स में म्यूकस जो है एक्सेस वे में पहुंच चुका है, और जब वो पहुंच चुका है और काफी स्टिकी है, वो चिपचिपा है, तो जब चिपचिपी चीज है, यदि आप कोई तेल वगैरह लगा के एकदम से उड़ती हुई धूल में जाएंगे, तो पूरी की पूरी धूल वो तेल उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे ही क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो उनमें जो है स्टिकी म्यूकस वहां पे स्टोर हो चुका है, तो इसलिए उनमें वो पूरे डस्ट के जितने भी पॉलेंस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको वो एब्जॉर्ब करती हैं, और इसी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स। जो गॉबलेट कोशिकाएं जो होती हैं एयरवेज के अंदर में, ब्रोंकाई के अंदर में, उनमें क्या होता है, म्यूकस जो है, जो श्लेष्मा है, चिपचिपा पदार्थ जो होता है, उसका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, अति उत्पाद होता है उसका। ठीक है, इसमें जो सीलिया जो होती है, जो टिश्यूज और सेल्स के अंदर में जो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर में जो होता है सीलिया, ये क्या है, ये डैमेज हो चुका होता है पूरी तरीके से, और ये इसमें हैवी कफ देखने को मिलता है। ब्रोंकाइटिस में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जब हो जाता है तो उसमें भारी मात्रा में कफ बाहर निकलने लगता है, और इसमें स्कार टिश्यू यानी कि फटे हुए बिखरे टिश्यू जो है वो पूरी तरीके से छोटे छोटे होकर बिखरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोंकाइटिस जो है वो प्रॉब्लम ही ब्रोंकाई और ब्रोंकियल रीजन के उनकी लाइनिंग टिश्यूज में होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, टिश्यू जो है पूरी तरीके से स्कार टिश्यू हो जाता है, और ब्रोंकाई और ब्रोंकियल रीजन में वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, उनका बिल्डअप होने लगता है, जो भी विक्षिप्त जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण होने लगता है। इसी वजह से सच काइंड ऑफ इन्फेक्शंस होने लगते हैं, निमोनिया जैसे, और ये बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होने लगता है, क्रिएशन इन सब का। ठीक है, तो इन सब के सिम्टम्स में यही सब आता है। और काइनोसिस जो होता है इसमें, हाँ, हमें ये देखना होगा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं इसके, जैसे थकान बताया था, तो इसमें क्या है, गले में सूजन हो जाती है और नेजल कंजेशन भी होता है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, क्यों? क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंकियल रीजन जो है, जब उनमें सूजन आ जाती है तो नाक में काफी घरघराहट होने लगती है। एस्थमा में क्या होता है, एस्थमा में गले में घरघराहट होती है। लेकिन ब्रोंकाइटिस जो होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें नाक में घरघराहट जैसा फील होने लगता है, कंजेक्शन होने लगता है। ठीक है, तो ये कंजेशन जो है ये नाक में होता है ब्रोंकाइटिस में, एस्थमा में होता है गले में, होता नाक में उसमें भी है, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द कंटिन्यू नाक बहती रहती है। ठीक है, जो म्यूकस है वो बाहर आता रहता है नाक से, वो भी नाक से इनहेल और एक्सहेल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सिम्टम नेजल कंजेशन का है वो ब्रोंकाइटिस में ज्यादा देखने को मिलता है।
ठीक है, अस्थमा अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो अस्थमा जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, उसके सिम्टम्स आते जाते रहते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है वो क्रॉनिक है, इसी वजह से वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। इसमें क्या है, इसमें काइनोसिस वगैरह भी होता है। काइनोसिस क्या होता है, काइनोसिस वो होता है जिसमें स्किन जो है, जो स्किन की सेल्स हैं वो क्या है, वो ब्लूइश हो जाती है। स्किन की जो परतें हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वो काफी नीली हो जाती हैं। तो मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। Yes, जी मैम। ma'am. ओके देन गुड। ओके सो वी हैव टू कंटिन्यू। देखिए इसमें जो है काइनेसिस हो जाता है जिसमें स्किन जो है वो ब्लूइश हो जाती है, जिसे नीलिमा रोग भी कहा जाता है, जिसमें जो शरीर की त्वचा है वो नीली पड़ जाती है या फिर वो ग्रेइश हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, त्वचा की सेल्स में एक बीमारी, जब उनका सेल्स का जब स्टार्नेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका मिसप्लासिया शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या है काइनेसिस नाम की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, इससे फीवर भी आ जाता है। तो ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलते हैं। आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो है ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, हम पहले भी समझाए। और यहाँ पे क्या है, ये क्रोनिक ट्यूब है। तो क्रोनिक ट्यूब जो है उसकी सेल्स और टिश्यू और इन सबको आप देख सकते हैं। तो इसकी जो ये लाइनिंग्स हैं, जो टिश्यू की जितनी भी लाइनिंग्स हैं, ये पूरी तरीके से जो है इन्फ्लेम्ड हो चुकी होती हैं। यहाँ पे स्कार टिश्यू का निर्माण हो चुका होता है, इसी वजह से क्या है इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जो ये ब्लूइश प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, जो क्रोनिक वाला है इसमें जो त्वचा का ब्लूनेस है वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो है वो कम है। ठीक है, तो जो काइनेसिस की प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आके क्रिएट होती है। तो इसके ये रिजल्ट्स हैं। इसमें क्या इसके कारण हैं, कॉजेस क्या क्या हैं ब्रोंकाइटिस के, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के। इसका जो मेन कॉज है वो मोस्ट ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग को माना जाता है। सेकेंड हैंड स्मोक को भी माना जाता है, जैसे बाहर का जो धुआं होता है, या फिर आप ऐसी संगति में बैठ रहे हैं जहां पे कंटिन्यू आपको उस धुएं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप ही स्मोकिंग करें तो आप इससे ग्रस्त होंगे, ऐसा भी होता है। और ऐसे भी कारण इसके माने गए हैं अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चेस, कि यदि आप ऐसे लोगों के साथ में बैठ रहे हैं जो लोग स्मोक करते हैं, तो भी आप इसके आप में ऐसे सिम्टम्स देखने को पाए जा सकते हैं। इसमें क्या होते हैं और क्या इसके कारण है, जैसे इनहेल्ड इरिटेंट्स होते हैं, जैसे स्मॉग होता है, आजकल स्मॉग फैल रहा है। और नॉर्थ इंडिया की तरफ जो है, पंजाब हरियाणा की तरफ जैसे पराली जलाते हैं लोग, तो दिल्ली एनसीआर और बाकी जगहों पे क्या है काफी स्मॉग देखने को मिलता है सर्दी के दिनों में। तो ये सब भी क्या है, ये भी पॉल्यूटेंट्स हैं, और ये भी ब्रोंकाइटिस के बहुत बड़े रीजन है उसको क्रिएट करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम की मसल्स को, मांसपेशियों को कमजोर करने के लिए। कुछ इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, जो औद्योगिक जितने भी प्रदूषण कारक जो होते हैं, वो सभी भी काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ब्रोंकाइटिस देने में। ओके, फिर इसमें क्या है, कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जैसे लंग्स इन्फेक्शन हो गया, या फिर ट्रैकिया विंड पाइप का इन्फेक्शन हो गया, या फिर नेजल इन्फेक्शन, या नाक की हड्डी जैसे बढ़ जाती है, या लेरिंगोफेरिंग्स इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये सभी क्या है, एक भी किसी अंग में इन्फेक्शन होता है तो मांसपेशी जो है वो पूरे की पूरी आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं, तो एक एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य ही पड़ता है। तो ये सब भी क्या है, वो भी एक कारण बनता चला जाता है। फिर कुछ ऐसी अंडरलाइंग डिजीज हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें यदि पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, तो आदमी में घबराहट और भय बढ़ जाता है। तो वो घबराहट और भय क्या होती है, धीरे धीरे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की उसमें चली जाती है, फिर ब्रीथलेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अस्थमा और फिर एम्फाइसिया और फिर जाके ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेती है, सीओपीडी भी हो जाती है और सीओएलडी भी हो जाती है। ये जो ब्रोंकाइटिस है इसको मोस्ट ऑफ द सीओएलडी कहा जाता है। ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, तो इसलिए सीओएलडी इसका शॉर्ट फॉर्म कोल्ड भी है। फिर इसमें डायग्नोसिंग कैसे करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, इसको जो है चेस्ट का एक्सरे कर लेते हैं।
ठीक है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इसका जो है वो स्टम की वजह से भी होता है। इसमें क्या होता है, म्यूकस जो होता है, जो कफ पूरा का पूरा जो होता है लंग्स में, वो टेस्टेड होता है, एनालाइज होता है, प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उसमें क्या क्या है उन सब का चेकिंग होती है। एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें क्या चेकअप होता है, उसमें चेकअप होता है जो साइंस है अस्थमा के या फिर एम्पाइसीमिया के या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के, उन सबको मेजर किया जाता है। और उस दौरान पे ये मेजर किया जाता है हाउ वेल यू आर एबल टू ब्रीथ, आप कितने अच्छे तरीके से श्वास ले पा रहे हैं। तो यदि श्वास लेने में छोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से जो है डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि व्हाट शुड यू हैव टू डू और व्हाट्स नॉट। फिर सीटी स्कैन वगैरह भी होते हैं, हाई रेजोल्यूशन एक्सरेज भी होते हैं जिन्हें 3D एक्सरेज कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग एंगल्स में जाके इसकी डायग्नोसिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें क्या है, कुछ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशंस भी हैं। तो प्रिवेंशंस जैसे क्या है, कुछ लाइफ स्टाइल रेमेडीज हैं, जैसे ब्रीदिंग इन वार्म, गर्म स्थान पे उनको जो है सांस लेनी, जैसे हीटर वगैरह या ब्लोअर वगैरह चला के सर्दियों के दिनों में उनको सांस उनको प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। उनको नम एयर से क्या है, उनको कफ और ये सब जो है लूजन देयर म्यूकस इन द एयरवेज, जिससे क्या है जब जो उनको नम एयर मिलेगी तो उससे उनका जो कफ है, म्यूकस जो है वो लूज पड़ेगा, वो टाइट नहीं रहेगा। जैसे सर्दियों में हर चीज ठंडी होके बर्फ जैसी हो जाती है ना, तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो गरम जब उसे मिलता है तो वही क्या है, वो एक्सपेंड हो जाती है गरम में। तो ऐसे ही क्या है, उनको ब्रीदिंग इन वार्म का लाइफस्टाइल उनकी चेंजेस की जाएगी इस हिसाब से। तो ये सब प्रिवेंशन है। कोई स्मोकिंग को तुरंत बंद कर देना चाहिए जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिले। फिजिकल एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो मसल्स को और ब्रीदिंग प्रोसेस को हेल्प करती हैं। ठीक है, और भी प्रिवेंशन है, जैसे उनको आजकल तो मास्क का चल ही रहा है, मास्क पहन ही रहे हैं कोरोना ड्यू टू पेंडेमिक। तो डस्ट से इन सबसे बचाव के लिए मास्क वगैरह पहने। फिर हमें जानना है यौगिक मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए क्या क्या यौगिक मैनेजमेंट करना चाहिए। इसमें जो क्लींजिंग टेक्निक्स हैं, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर है उसमें क्लींजिंग टेक्निक्स जो हैं वो काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, जो क्लींजिंग टेक्निक्स है जैसे सूत्र नीति है, नेजल क्लींजिंग विद थ्रेड है, ये भी काफी हेल्पफुल है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। ये हेल्प करेगी इन्फ्लेमेशन म्यूकस के उसको रिलीज करने के लिए, उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करेगी। फिर जलनेति आती है, जलनेति के माध्यम से जो है ईएनटी, जैसा मैंने पहले ही बताया, ईयर आई नोज थ्रोट इन सब के लिए हेल्पफुल है, कपाल शुद्धि करती है। तो ये नेजल क्लींजिंग विद सलाइन वाटर, जो नमक के पानी के साथ में इसकी नाक की जो क्लींजिंग होती है, जल नीति जो होती है, ये भी बहुत ही लाभदायक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। कपाल भाती है ही, फ्रंटल ब्रेन ब्रेन क्लींजिंग होती है इसमें। सामने का जो ब्रेन है, फ्रंटल जो यहाँ पे जो फ्रंटल ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस पेशी भी है और फ्रंटल बोन भी है, तो ये सभी क्या है सामने के मुख की ललाट की ये शुद्धि करती है। कपाल रंध्र धोती भी है, जैसे छोटे बच्चे का जो बीच में ऊपर की तरफ होता है ना शिशु का, तो वो उसमें क्या है, उसमें श्वास जैसा कुछ दिखता है, लब डब जैसा साउंडिंग, जैसे हार्ट का होता है। तो जैसे नब्ज हम हाथ की देखते हैं ऐसे ही हमारे भी होता है। तो वहां पे क्या है, हाथ की थपकी बनाकर नहाते समय ऐसे हाथ रखने को बताया जाता है। जब आगे चलकर आप लोग घेरण संहिता या फिर आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, तो घेरण संहिता में जब आप षटकर्मों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, कपाल रंध्र धोती है, उसके बारे में काफी अच्छे से विस्तृत उसका वर्णन किया गया है। फिर इसमें प्राणायाम कौन कौन से करने हैं, प्राणायाम जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, सूर्य भेदी प्राणायाम करना है और भस्त्रिका प्राणायाम करना है। क्यों, क्योंकि ये भी कोल्ड से रिलेटेड है और म्यूकस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें ऑलरेडी स्टेबल हैं। फिर इसमें जो योगासन करने हैं, इसके योगासन भी चेस्ट को एक्सपेंड करने वाले ही करने हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। ये सभी क्या है, इन सभी से जो चेस्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, वहां की मांसपेशियां जो हैं वो टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, उनको एक्सेसिव यूज नहीं करना पड़ रहा है अपना। तो ये सभी क्या है, ये सारे आसन हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। जितने भी आसन हैं ये सभी आसन चेस्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं, काफी हेल्प कर रहे हैं म्यूकस को रिलीज करने के लिए और वहां की मांसपेशियों को उनके अकॉर्डिंग फंक्शन करने के लिए।
इससे क्या है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और जब उन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो उनकी नैरोनेस थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी। नैरोनेस कम होगी तो उनका क्या है, वो अच्छे से फंक्शन कर पाएंगी और स्ट्रेस का लेवल भी घटेगा। तो इससे क्या है, उनका इन्फ्लेमेशन भी धीरे धीरे क्योर होता चला जाएगा। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स में इनको भी योग निद्रा और अंतर्मौन का अभ्यास कराना है। मेडिटेशन में ओम मेडिटेशन और ओम चैंटिंग का अभ्यास इन्हें कराना है। डाइटरी मैनेजमेंट में जो अस्थमा के पेशेंट को अवॉइड करना है, वही सेम फूड और सारी चीजें जितनी एलर्जी की प्रॉब्लम्स की चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वो एयरवेज में था अस्थमा और ये ब्रोंकियल रीजन में है। तो इसमें भी क्या है, वो सभी फूड्स नहीं देने हैं जिनसे एलर्जी क्रिएट होती है, गर्म पेय पदार्थ लेने हैं, ठीक है, और जितने भी कफ को ज्यादा बढ़ाते हैं वो सभी डाइट जो है अवॉइड करनी है, ठीक है। और सूर्यास्त के बाद में इनको भोजन नहीं देना है। फिर इसके बाद हमारा आता है साइनस इन्फेक्शन। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, 1 मिनट ना मैं इसको ऑफ करती हूँ।